नमस्कार। तो चलिए आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स के उस मशहूर जजमेंट को जरा डीप में जाकर समझते हैं। उसके पीछे की कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग क्या थी। ये एक यूनानिमस डिसीजन था, मतलब चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने एक मत से ये फैसला दिया था। और ये जो हम आज पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, ये खास तौर पर उन युवा वकीलों और कानून के छात्रों के लिए है जो इस लैंडमार्क जजमेंट की बारीकियों को वाकई में समझना चाहते हैं। तो हम इसे समझेंगे कैसे? देखिए, हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे जो लीगल रीजनिंग के IRAC मेथड पर आधारित है, यानी इशू, रूल, एप्लीकेशन और कंक्लूजन। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये स्कीम थी क्या, फिर हम उस मेन कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल को पकड़ेंगे जो कोर्ट के सामने था। इसके बाद हम कोर्ट के रेशियो डिसिडेंडी, मतलब वो कानूनी सिद्धांत जिस पर फैसला टिका है, उसको अनपैक करेंगे। फिर देखेंगे कि कोर्ट ने प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट को कैसे अप्लाई किया, और आखिर में हम जजमेंट और उससे मिलने वाले प्रैक्टिकल टेकअवेज पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज को समझने का पहला नियम यह है कि पहले उस कानून को ठीक से समझा जाए जिसे चैलेंज किया गया है। तो सवाल उठता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आखिर थी क्या, ये काम कैसे करती थी। तो देखिए, ये स्कीम बहुत सीधी सी थी। इसके जरिए कोई भी डोनर, मतलब दानदाता, गुमनाम तरीके से SBI से बॉन्ड खरीदकर पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकता था। अब इसे मुमकिन बनाने के लिए फाइनेंस एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट जैसे कई बड़े कानूनों में बदलाव किए गए। इन बदलावों ने असल में 2 बहुत बड़े काम किए। एक तो कंपनियों के पॉलिटिकल डोनेशन पर जो एक सीमा थी वो हटा दी गई, और दूसरा, पार्टियों को यह बताने की जरूरत नहीं थी कि उन्हें चंदा किससे मिला। नतीजा, राजनीतिक फंडिंग का एक ऐसा ओपेक सिस्टम बन गया जहां क्विड प्रो को, यानी तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें फायदा दूंगा, इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अब जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो बहस का जो केंद्र था वो एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था। एक ऐसा सवाल जिसने पूरे फैसले की दिशा तय कर दी। ये मुद्दा सीधा सीधा हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा हुआ था। तो वो बड़ा कानूनी सवाल क्या था? सवाल ये था कि क्या एक वोटर का जानने का अधिकार, जो कि आर्टिकल 1911A के तहत एक फंडामेंटल राइट है, एक डोनर के गुमनाम रहने के अधिकार पर भारी पड़ सकता है। और ये जो गुमनामी का अधिकार है, ये राइट टू प्राइवेसी से आता है। तो आप देख रहे हैं, ये असल में लोकतंत्र के दिल में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और अनोनिमिटी यानी गोपनीयता के बीच का एक क्लासिक टकराव था। अब हम आते हैं आयरा के R पर, यानी रूल। किसी भी जजमेंट को अगर सही मायनों में समझना है तो उसका रेशियो डिसिडेंडी पकड़ना सबसे जरूरी होता है। इसका मतलब है द रीजन फॉर द डिसीजन। ये वो कानूनी सिद्धांत है, वो लीगल प्रिंसिपल है जिस पर पूरा का पूरा फैसला खड़ा होता है। और यही वो हिस्सा है जो भविष्य के मामलों के लिए एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट यानी एक बाध्यकारी मिसाल बन जाता है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये बात समझना खास तौर पर जरूरी है। रेशियो ही फैसले का वो हिस्सा है जो कानून बनता है। इसके अलावा जो कुछ भी होता है, जिसे हम ऑबिटर डिक्टा कहते हैं, वो सिर्फ कोर्ट की टिप्पणियां होती हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और पावरफुल रेशियो स्थापित किया, जिसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए बहुत दूरगामी मायने हैं। तो क्या था वो रेशियो? कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, राजनीतिक फंडिंग के स्रोतों के बारे में जानना एक वोटर का आर्टिकल 19(1)A के तहत मिला मौलिक अधिकार है। ध्यान दीजिए, कोर्ट ने इसे सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट नहीं माना, बल्कि एक फंडामेंटल राइट माना। और यह अधिकार क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बिना एक वोटर इन्फॉर्म्ड चॉइस यानी एक सोच समझकर फैसला नहीं ले सकता, जो कि लोकतंत्र की बुनियाद है। कोर्ट ने इस पर और जोर देते हुए कहा कि अगर वोटरों को ये पता ही नहीं होगा कि पैसा कहां से आ रहा है, तो वो मीनिंगफुल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में हिस्सा कैसे लेंगे? ये तो लोकतंत्र के मूल विचार को ही कमजोर कर देता है। और यहां पर कोर्ट ने, जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, यानी आर्टिकल्स 14, 19 और 21, इन तीनों को एक साथ पढ़ा और ये स्थापित किया कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो नागरिकों को जानकारी से दूर रखे, अंधेरे में रखे, वो सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस के टेस्ट को पास नहीं कर सकती। मतलब कानून सिर्फ बना देना काफी नहीं है, उसका फेयर और रीजनेबल होना भी जरूरी है। तो चलिए अब IARK के A पर आते हैं, एप्लीकेशन। रूल तो एस्टैब्लिश हो गया। अब सवाल यह था कि कोर्ट ने इस रूल को केस के फैक्ट्स पर लागू कैसे किया। इसके लिए कोर्ट ने प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट का इस्तेमाल किया। ये 4 हिस्सों वाला एक टेस्ट है जो ये जांचने का एक स्टैंडर्ड तरीका है कि क्या किसी फंडामेंटल राइट पर लगाई गई कोई भी पाबंदी कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से सही है या नहीं। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट में
4 क्या चीजें देखी जाती हैं? पहला, लेजिटिमेट गोल, क्या सरकार का मकसद जायज़ है? दूसरा, रैशनल कनेक्शन, क्या जो तरीका अपनाया गया है उसका उस मकसद से कोई सीधा लेना देना है? तीसरा, और ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, नेसेसिटी, क्या ये सबसे कम पाबंदी वाला रास्ता था? क्या कोई और तरीका नहीं था? और आखिर में चौथा, बैलेंसिंग, क्या जो फायदा हो रहा है वो उस अधिकार के हनन से ज्यादा जरूरी है? एक बैलेंस बनाना। अब देखते हैं कोर्ट ने इसे कैसे अप्लाई किया। सरकार ने कहा कि इस स्कीम का मकसद राजनीति में काले धन को रोकना है। कोर्ट ने कहा ठीक है, ये एक लेजिटिमेट गोल है, हम मानते हैं। लेकिन जब बात नेसेसिटी वाले टेस्ट पर आई तो स्कीम फेल हो गई। कोर्ट ने कहा कि डोनर्स की पहचान को गुप्त रखना इस मकसद को पूरा करने का सबसे कम पाबंदी वाला तरीका नहीं है। और भी तरीके मौजूद हैं जिनसे पारदर्शिता भी बनी रहती और काले धन पर भी रोक लगती। कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि ऐसा लगता है कि इसका असली मकसद काले धन को रोकना कम और दानदाताओं की पहचान छिपाना ज्यादा था, और इसी वजह से ये स्कीम नेसेसिटी और बैलेंसिंग दोनों ही टेस्ट पर खरी नहीं उतरी। तो अब हम आते हैं अपने IRAC फ्रेमवर्क के आखिरी हिस्से, C यानी कंक्लूजन पर। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण का आखिरी नतीजा क्या निकला, और इससे भी ज्यादा जरूरी, भारतीय कानून के भविष्य के लिए, खासतौर पर वकीलों और कानून के छात्रों के लिए इसके क्या मायने हैं? कोर्ट के जो आदेश थे वो बिल्कुल क्लियर और डिसाइसिव थे। सबसे पहले, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फौरन अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। दूसरा, कंपनीज एक्ट में जो बदलाव करके कॉरपोरेट डोनेशन पर लगी सीमा हटा दी गई थी, उसे भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने उसे मनमाना और आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना। तीसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नए बॉन्ड जारी करने से रोक दिया गया। और चौथा, SBI और इलेक्शन कमीशन को अब तक के सारे बॉन्ड के लेनदेन का पूरा ब्यौरा पब्लिक करने का आदेश दिया गया। और हाँ, जो लोग इस मामले को और भी गहराई से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए केस का साइटेशन है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड एनर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स। रिट पिटिशन सिविल नंबर था 880 साल 2017 का। तो वकीलों के लिए इससे बड़े टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिनल शिफ्ट आया है। अब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक पॉलिसी चॉइस नहीं रही, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन, एक संवैधानिक सिद्धांत बन गई है। दूसरी बात, यह फैसला दिखाता है कि कोर्ट अब ओपेक गवर्नेंस मैकेनिज्म्स यानी अपारदर्शी सरकारी तरीकों की बहुत गहराई से जांच करने को तैयार है, भले ही उन्हें इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम पर डिफेंड किया जाए। तीसरी बात, लिटिगेशन स्ट्रैटेजी के लिहाज से यह केस दिखाता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए आर्टिकल 19(1) कितना मजबूत हथियार है। और आखिरी बात, जो लोग कानून बनाते हैं उनके लिए ये एक पावरफुल प्रेसिडेंट है कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन को किसी नॉन फंडामेंटल इंटरेस्ट के लिए दरकिनार नहीं कर सकते। तो आखिर में इस फैसले की जो सबसे बड़ी लेगेसी है वो सिर्फ एक स्कीम को खत्म करने से कहीं ज्यादा है। ये फैसला इस सिद्धांत को हमारे कानून में सीमेंट कर देता है कि एक मजबूत लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक जरूरत है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आने वाले कई सालों तक भारत की जुरिस्प्रूडेंस को दिशा देगा और हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि शासन के और कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस तरह की पारदर्शिता की मांग की जानी चाहिए।